हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और आयोजन मंडल की ओर से माननीय प्रोफेसर ललन मिश्र जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही डॉक्टर वंदना राय जी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी से मेरा निवेदन है कि माननीय प्रोफेसर ललन मिश्र जी को विश्वविद्यालय की ओर से पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करने का कष्ट करें। यहाँ बड़ा एक सौभाग्य का विषय है कि केमिस्ट्री के महान विद्वान और वैज्ञानिक हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर, आज की इस कार्यशाला में विज्ञान संकाय के बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, मिलिट्री साइंस, फिजिक्स सहित तमाम विषयों के हमारे शोधार्थी जिनका कोर्स वर्क सर चल रहा है 21 जनवरी से और जुलाई तक ये कोर्स वर्क जारी रहेगा। माननीय कुलपति महोदय की ये इच्छा थी कि जो संबद्ध महाविद्यालयों में हमारे छात्र साइंस के या विभिन्न विषयों में जो शोध करते हैं उनको विश्वविद्यालय की सुविधाओं से भी उनको उनको उपयोग करने का अवसर प्रदान किया जाए, क्योंकि जो हमारी केंद्रीय पुस्तकालय है उसमें ई रिसोर्सेज जो साइंस के भी, जिसमें स्प्रिंगर और एल्सेवियर वगैरह जो जर्नल्स अच्छे पब्लिकेशंस के ह्यूमैनिटीज और मैनेजमेंट में जैसे एमरल्ड्स के हैं, इस तरह से जो अच्छे प्रकाशकों के जो अच्छे शोध ग्रंथ हैं, शोध पत्र हैं, वो वहाँ पर उपलब्ध हैं। और अब चूँकि शोध गंगा में प्रत्येक शोध छात्र का थीसिस वेबसाइट पर अपलोड होगा, पब्लिक डोमेन में रहेगा, तो आवश्यकता है कि कट एंड पेस्ट से हट के हम ओरिजिनल कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि जब भी वो शोध गंगा में अपलोड होगा तो कहीं से भी लिया गया है तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि अब हम उसको छुपा के रख नहीं सकते। इस तरह की व्यवस्था हो गई है और विश्वविद्यालय में शोध गंगा में लगभग सभी शोध ग्रंथ अब अपलोड होने की कगार पर हैं, अधिकांश कार्य संपन्न हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि हमारे शोध छात्र क्योंकि यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, इनके अंदर टैलेंट भी है, पोटेंशियल भी है और आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा तो इनका, क्योंकि अभी शोध के ये स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं, तो आइडिया जनरेशन से लेकर के और जो कंसेप्ट बिल्डिंग के प्रोसेस में इनको बड़ी मदद मिलेगी। आप जैसे महान वैज्ञानिकों का, महान गुरुजनों का यदि आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से अपने कैरियर को संवारने में, अपने पब्लिकेशन में इनको मददगार साबित होगा। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ माननीय प्रोफेसर ललन मिश्र जी को आमंत्रित करूंगा और इसके पश्चात दूसरे सत्र में प्रोफेसर आर.के. सिंह जो फ्लोरिडा में हैं वो हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दूसरा तकनीक के साथ माननीय प्रोफेसर सिंह का साहब का होगा। माननीय प्रोफेसर मिश्र जी, जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन करें। माननीय सर का अभिनंदन करें। धन्यवाद। Thank you, sir, for your kind introduction. Should I speak in English or Hindi? Okay. It is really a pleasure for me to be here. Vice Chancellor of this university met somewhere, we discussed something and he immediately came and started this type of the workshop. You have already been exposed to the benefits of seminar. For few minutes I heard that Professor Nimshe is telling you something, what to do, what to not to do. But I have gone through the college stage also in my life, from early stage. That is why I find myself very confident that anybody who is interested to do some research must ask himself or herself why he wants to do research. What is the significance of research? First thing to my mind comes like this one. When I joined college service in 1972, I found that after teaching 2 periods, I am vacant. I have no job, except hosting somewhere. Then I thought, no, I am a young man, I have to do something in my life. So what to do? I got salary and spent that salary for buying some chemical. Double chemical I bought, and then I started a corner, in the corner of some school. I started my research. Then people were laughing at that time. Hey, what are you doing?
I said, I am doing research. So my dear friends, and I did from there my PhD because I never thought that I should be enrolled with somebody else. Because I am also a teacher. I have some idea and I can do some, I can perform those ideas and experiment somewhere else. Then I was told that no, until unless you get PhD, you will not get the job, get the job. The head of department at that time, Professor Rastogi, offered me to register under his supervision, though our subjects were different. So my dear friends, you are here and we discuss a lot that research in this part of the country particularly is missing the objective. I complained to the Vice Chancellor that in a very early stage I got a thesis to evaluate. I read it, I returned it with the remark that the content even in BHU is not possible. The content inside thesis cannot be done even in BHU or in a very great university. I have been exposed to the higher universities out of the country as well. Then I don't believe that candidate has justified research. It should be returned. After that I did not. I am sorry to say, I told the Vice Chancellor, I am sorry, I did not accept any message from this place. And from other places as well. Why I am telling you this story is, even in a very drastic condition, even in a very poor condition, you can do something significant. If you really understand that you are going to do research, not only for the degree, but you are really going to do research for the sake of the knowledge, pursuit of the knowledge. I just tell you, that biologists are here, biologist people are here. I just tell you one example. When I was in a school, rather in a maybe 6th, 7th standard, my teacher used to teach me, 80% is the nitrogen in the air and 20% is the oxygen and other gases. I still remember as an innocent child, I said, why nitrogen is 80%? And you don't understand, it is God given. भगवान ने दिया है 80%, 20%. हमने कहा कि ऑक्सीजन आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन शरीर के लिए उपयोगी है, बिना ऑक्सीजन के नहीं कर सकते. 80% नाइट्रोजन है. तो जवाब नहीं दिया हमारे साहब ने. वहाँ मेरे दिमाग में, बच्चे के दिमाग में बड़ी चंचलता थी. प्रकृति ने ऐसा क्यों किया? प्रकृति आखिर हमको 80% नाइट्रोजन दे रही है और मास्टर साहब कह रहे हैं कि नाइट्रोजन अक्रिय गैस है, जल्दी रिएक्ट नहीं करती. तो प्रकृति ने क्यों ऐसा किया? तो अब देखिए, यही रिसर्च का ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ आपको. मेरी दादी एक कहानी कहती थी. एक किसान था, उसके अच्छे बच्चे थे, बच्चों की बहुएं थी, सब औरतें थी, अच्छा खानदान था, लेकिन खेती में पैदा नहीं होता था, इसलिए वो गरीब थी. खेती में क्यों नहीं पैदा होता था? क्योंकि वो खेत में काम नहीं करते थे. किसान इंटेलिजेंट था, बूढ़ा हो रहा था. किसान ने कहा कि अब हमको अपने बच्चों के साथ डायरेक्ट, ये सुपरवाइजर का काम है, सुपरवाइजर के लिए तो बोल रहा हूँ, कि डायरेक्ट ये बच्चा समझ नहीं पा रहा है, अब इसको हमको कुछ लॉलीपॉप देना पड़ेगा तब ये समझेगा. तो उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ आओ, आए लोग, देखो मुझे याद है कि तुम्हारी माँ ने इतना सोना इसी खेत में गाड़ा था. कहाँ गाड़ा है ये मेरे दिमाग में नहीं है. तो इतने पर बहुएं बेटे सब रात में सवेरे ही उठ करके खेत में खोदना शुरू कर दिया. खेत को पूरा खोद डाला. खेत पूरा खोद गया तो कहे भाई खोद डाले हो तो वो इसको अपना प्राप्त पैदा करो. तो कहा ये सोना कहाँ गया? देखो मैंने कहा मुझे दिमाग में याद नहीं हो सकता, और नीचे हो सोना, काट दिया तुम्हारी माँ ने, या अगल बगल कहीं हो, इस साल खेती करो देखा जाएगा, कहीं कहीं है मैं श्योर. मित्रों, खेती बड़ी अच्छी हुई, सब लोग सुखी हुए. तो किस्सा इस तरह से बढ़ती गई कि 2-4 साल तक लड़के खेत को खोदते रहे, फिर विरासत होने लगे.
वाले ने बुला के कहा, अरे यही तो सोना है, सोना खाओगे? तुम लोग भूखे थे, गरीबी थी, अब हमारी गरीबी दूर हो गई, तो यही तो सोना हमारी धरती ने दिया। ये हमारी दादी कहती थी, कहानी हमको सुनाती थी बचपन, ये दिमाग में हमारे बैठा था। 66-67 में 96-97 के आसपास जब मैं हाई स्कूल इंटर का विद्यार्थी था, इंटर का विद्यार्थी था, देश में भीषण खाने की कमी थी मित्रों। उस जमाने में आप जाके देखिए, जब बाबू शास्त्री 66 में थे और वो एक प्रोग्राम चलाते थे, भाई एक टाइम खाओ। उसी में एक उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञान मंत्री भी थे। देख लीजिए मंत्री लोग क्या करते हैं देश के लिए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ खाने की कमी इसलिए है कि सब चूहे खा जा रहे हैं। तो सरकार की बेवकूफी से कभी कभी जनता बहुत कष्ट होती है, लेकिन हम अगर चतुर हैं, रिसर्चर हैं, हमारे पास ब्रेन है, उसका उपयोग करते हैं, तो हम उस के चक्कर में नहीं पड़ते। तो उन्होंने मंत्री जी ने चूहा मारो आंदोलन का पूरा पैसा खर्च कर दिया, और उस समय की थीसिस देखिए तो तमाम पेस्टिसाइड पर रिसर्च शुरू हो गया लोगों का। तमाम रिसर्चेज हुए और कुछ झूठे, कुछ सही, कुछ इस तरह के रिसर्च होने लगे। और फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ बोर्डो एक शहर है दक्षिण फ्रांस में, जहाँ की बोर्डो वाइन बहुत मशहूर है, अंगूर की खेती होती है। वहाँ पर भीषण प्रॉब्लम आई, उनके अंगूर सड़ने लगे, खेती उनकी नष्ट होने लगी। एक प्राइमरी स्कूल का अध्यापक कहानी पढ़ी, सबसे काम छोड़ रहा, प्राइमरी स्कूल का अध्यापक, उसने कहा कि हमारे देश में अंगूर सड़ रहे हैं और खेती नहीं हो रही किसानों के लिए, तो मैं भी तो एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं भी इसमें भाग करूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो सड़क के किनारे किनारे मॉर्निंग वॉक में घूमने लगा, जहाँ ग्रेप्स के बगीचे। अब देखिए दूसरा एस्पेक्ट मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ इस कहानी के माध्यम से, ये आपका माइंड अटेंटिव होना चाहिए। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, माइंड अटेंटिव होना चाहिए। उसका माइंड अटेंटिव ये था कि देखा कि सड़क के किनारे के अंगूर तो अच्छे हैं, लाओ देखें अंदर तो चले। अंदर गया तो देखा वहां के सब सड़े हुए हैं। अब प्रॉब्लम मिल गई, भाई सड़क के किनारे के अंगूर अच्छे हैं और अंदर के अंगूर खराब है, क्या कारण हो सकता है? तो कहा भाई मैं तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं तो ये जानता हूँ कि सड़क में कुछ जरूर बात है जो सड़क से अंगूर को मिल रही है। उसने वहां की मिट्टी बटोर लिया और एक केमिस्ट्री के विद्वान के पास गया कि साहब मैंने ये ऑब्जर्व किया है, इसकी जरा आप एनालिसिस करिए कि इस मिट्टी में क्या है। उन्होंने एनालिसिस किया, उसमें चूना बहुत ज्यादा था, लाइम। आप लोग जानते होंगे बायोलॉजी वाले, उन दिनों पेस्टिसाइड के रूप में 2% से नीचे 0.2% टूटिया का घोल एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का छिड़का जाता था। उसने क्या किया कि उसी कॉपर सल्फेट के थोड़ी मात्रा में मैक्सिमम चूना बना करके उसको भून दिया, अब पाउडर बना दिया और पाउडर बना करके अंगूरों में छिड़काव किया, अंदर के भी अंगूर ठीक हो गए। अब वो राजा हो गया, प्राइमरी स्कूल का अध्यापक। क्या हो? क्योंकि बोर्डो मिक्सचर बना करके बेचने लगे सारे फ्रांस में। बोर्डो मिक्सचर जैसे हमारा डीडीटी का बोर्ड आता था, और उसने बोर्डो मिक्सचर बना करके और छिड़काव कर दिया। प्रॉब्लम देश की सॉल्व किया, जनता की सॉल्व किया और अपना घर भी अच्छा किया, अपने आमदनी भी अच्छा किया। अब आप देखिए कि ये कहानी जो मैंने आपको दिया है, इसमें सारी मेथोडोलॉजी आती है। मेथोडोलॉजी क्या है? थ्योरी से कहीं हमारा रिसर्च होगा। उस जमाने में मेथोडोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती थी, रिसर्च की मेथोडोलॉजी पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। नो, ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी क्लास की टीचिंग जो विद्यार्थी को वाइब्रेंट कर देती थी। क्यों ऐसा होता है कि 80% नाइट्रोजन है? सभी लोगों का ध्यान नहीं गया। एक अटेंटिव आदमी के जिसके सामने प्रश्न है, ध्यान गया, तो बाटली के लोग यहाँ बैठे हैं, बायोलॉजी के बैठे हैं, यूरिएज एंजाइम है, एक यूरिएज एंजाइम पेड़ों पौधों में पाई जाती है, प्लांट्स में भी पाई जाती है। तो किसी बाटली वाले से संपर्क किया कि भाई यूरिएज है, यूरिएज का काम क्या है?
ये यूरिया की हाइड्रोलिसिस करती है, यूरिया प्लस वाटर लेकर के अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो चालाक केमिस्ट पकड़ रहा है इस इक्वेशन को, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। यूरिएज जब अगर यूरिया के हाइड्रोलिसिस से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से यूरिया बन जाएगी। जब भूखों मरने लगे 66-67 में अमेरिका हमको पिक को खाने वाला गेहूं देता था, स्लोगन आया फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को लो, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यूरिया पौधे के लिए बड़ा जरूरी है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अब सवाल वहां पर पता चला कि हमारे प्रकृति ने क्यों 80% नाइट्रोजन दिया। पूरे विश्व में वैज्ञानिकों के बीच ये होड़ लग गई कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से यूरिया कैसे बने। पता चला बायोलॉजी वालों से यूरिया के हाइड्रोलिसिस से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से यूरिया बनती है। मित्रों, 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा रिसर्च यही अमोनिया का बनाना, बाकी सब दौड़ थे। क्यों? हम नंगे रह सकते हैं, हम बिना कपड़े के रह सकते हैं, लेकिन बिना भोजन के प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। जब से मनुष्य जन्म लिया है, जीव जन्म लिया है, तब से हमको इसकी आवश्यकता है। और अगर ऐसे प्रॉब्लम को, छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो 69-68 में हमारे मित्रों ने, वैज्ञानिकों ने आपसे बताएं कि उसने अमोनिया बनाने की मेथड खोजा। क्या? नाइट्रोजन के एक्टिवेशन, N2 का एक्टिवेशन। तो मेरी एरिया के वैज्ञानिक काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नाइट्रोजन को हम एक्टिवेट कैसे करेंगे। देखिए, अब प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं मिल रही है, अनेकों प्रॉब्लम है। उन प्रॉब्लम को खोजना और उनका सलूशन देना, यही तो रिसर्च है। उन पर ध्यान देना और जो टेक्निक अवेलेबल है उस टेक्निक को यूज कर देना, यही मेथोडोलॉजी टेक्निक्स में रहता है। नॉलेज की खोज, ज्ञान क्या है? अगर किसी साहित्यकार से पूछिए, पंडित जी से पूछिए ज्ञान क्या है, तो कहेंगे ज्ञान वो है जिससे हम जान जाएं कि हम क्या नहीं जानते। मित्रों, अगर रिसर्च आप करते हैं, ज्ञान लेते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, तो वो चीज होनी चाहिए जिससे जो वो चीज आपको मिलनी चाहिए जिससे आप जान जाएं कि वाकई आप क्या नहीं जानते। और क्या आप नहीं जानते, किसी की खोज तो है अनुसंधान में। तो हमारे यहाँ भी जब नाइट्रोजन, अब देखिए एयर में प्रकृति ने दिया था, और वही बूढ़े की कहानी याद आ गई कि प्रकृति ने कहा था कि हमारे लड़के जब भूखों मरेंगे तो हमारे ऊपर इनका ध्यान आएगा। तो जब मरने लगे, अमोनिया बनाना हुआ, तो कहा भाई एयर से नाइट्रोजन लो, N2 लो, और नैप्था क्रैकिंग से हाइड्रोजन लेते हैं और N2 को हाइड्रोजन से मिलाते हैं, कैटलिस्ट के द्वारा अमोनिया बनाते हैं, और उसी नैप्था क्रैकिंग में जो कार्बन पार्ट है ऑक्सीडाइज होकर उसको कार्बन डाइऑक्साइड देता है, इधर से अमोनिया बनती है, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, लो टेम्परेचर को मिलाते हैं। तो जो एक पानी लेके यूरिया अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड देती थी, वही एक पानी निकाल करके अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया। आज हमारे देश में खाने की प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा यूरिया हम खेत में दे रहे हैं और प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है। तो ये साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है रिसर्च, और इसी में हमारे पास तमाम चीजें यहाँ मौजूद हैं। मनुष्य ने कोई एलिमेंट बनाया नहीं है, प्रकृति ने दिया है। हमने केवल अपने विवेक से, अपनी सोच से, अपने लगन से उन तत्वों को ये एक दूसरे में मिलाने की मेथड सीख लिया हमने। इसी का नाम रिसर्च है। किसी कंपाउंड एक डब्बे में पड़ा है, दूसरे डब्बे में दूसरा कंपाउंड पड़ा है, किसको मिलावे कि ऐसा कंपाउंड बन जाए जो मानव जात के लिए, हमारे लिए मुफ्त में होला, अच्छा आ जाए। ड्रग बनाना है, दवा बनाना है, मेडिसिन बनाना है, कपड़ा बनाना है, पॉलीमर बनाना है। पॉलीमर बनाना तो आसान है, कोई भी पॉलीमर बना देगा, लेकिन ऐसा पॉलीमर बनाओ तो तुम्हारे तंत्र हो गए।
ऐसा पॉलीमर बनाओ कि हल्का कपड़ा पहन करके सियाचिन की पहाड़ियों पर हमारा जमा लड़ रहा है और वो कपड़ा बना ऐसा कपड़ा पहन लेता है कि ठंडक करती है मेरे तुम्हारे पास। ये अनुसंधान पॉलीमर में आप रिसर्च करते हैं तो ये इस तरह के पॉलीमर के बारे में आप सोचिए। तो 67 में हमने यही काम किया। चूहा मारो आंदोलन की किस्सा 75 का कोई जन्म लिया होगा, विचार है या 75 वाला? 75 में इमरजेंसी लगी थी हिंदुस्तान में, एक फिल्म बनी किस्सा कुर्सी का। हमारा आदमी उसकी हीरोइन है और जो मंत्री जी कहते थे, मंत्री जी ने कहा कि आप चूहा मारो आंदोलन शुरू करो, उसी को सताया रहे मूर्ख, उतना पैसा तुम खेती में लगाओ, सिंचाई का साधन दो, खाद दो, अपने आप प्रोडक्शन बंद होता है कि चूहा कहाँ चले जाएंगे, चूहा को मार के भगा पाओगे? चूहा का पकड़ना आसान है क्या? ऐसे ऐसे हमारे यहाँ विधान देने वाले थे, लेकिन वैज्ञानिकों की मदद से, आप जैसी प्रतिभाओं की मदद से उन चीजों का अंकुश पाए कि हम चूहा मारने से हमारा धन नहीं बढ़ेगा, हमको धन को प्रोड्यूस करना है, इससे धन बढ़ेगा। तो देखिए इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारे लोगों ने मिल करके, अगर यूरिएज का ज्ञान नहीं होता 1926 में यूरिएज का कागज हुआ था, 26 से लेकर 66 तक हम लोग घूम तड़प रहे थे। विदेशियों ने जब यूरिया बनाया तब हिंदुस्तान से इंपोर्ट हुआ, वो भी 10 साल में जब हमारा पेट भरने लगा तो राजनीति हुई कि इनका पेट कैसे भर रहा है, तो सारे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बंद कर दी गई, गिरा दिया गया, बोलो में जाइए घर पूरा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री खत्म। और यही जनता उसकी हड्डी तक नोच ले गई, मिट्टी नोच ले गई, लोहा नोच ले गई, तमाम ले गया, अपने जानवरों को बांधने लगी और जाके फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को रिसेंटली मैंने विजिट किया, देखा तो दुख होता है यहाँ की मानसिकता पर, यहाँ के लोगों की सोच पर। बताइए अब फिर वही फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ये गवर्नमेंट करती फिर बोलेंगे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री फिर बोलेंगे, क्योंकि फिर 1 अरब रुपया हमारा पैसे का हमारा जाएगा। पहले हमने आसानी से बनाया था, अब कठिन होगा। एनीवे एक ऐसे वैज्ञानिक मेरी बात करना है कि ये नाइट्रोजन को मार्चन आज विश्व का सबसे बड़ा रिसर्च एग्रीकल्चर साइंस में या किसी साइंस में मानव जात के लिए है, भाई हम नाइट्रोजन से कैसे तरह तरह की चीजें बना सकें, नाइट्रोजन एक्टिवेशन कैसे कर सकें। एक राजनीतिक बात बताता हूँ वैज्ञानिक रूप में, जो वैज्ञानिक होता है, विज्ञान का विद्यार्थी होता है, वो बहुत बड़ा राजनीतिक भी हो सकता है। कैसे? अब बताओ यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मास्टर साहब ने कहा कि नाइट्रोजन अद्वितीय है, क्यों? केमिस्ट्री वाला आपको बताएगा कि M ट्रिपल बॉन्ड N है, 2 नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, इसलिए वो बड़ा शक्तिशाली है, उसका तोड़ना आसान नहीं है। जब हमारे लोगों ने काम करना शुरू किया 1965 में पहला स्नेल का एक्सपेरिमेंट आया, क्योंकि डिमांड हमारी पूर्ति के साथ डिमांड आ रही थी, सब रिसर्च कर रहे थे। तो क्या हुआ? 3 बॉन्ड में से 1 बॉन्ड को कमजोर कर दो, तो मॉलिक्यूल कमजोर हो जाएगा। तो कैसे कमजोर करेंगे? उसके इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे दो। तो यही आधार था सोच की, रिसर्च की। तो सेल ने लुथेनियम क्लोराइड को हाइड्रोजन में डाला और जैसे डाला लुथेनियम के साथ नाइट्रोजन लग गया, कोऑर्डिनेट हो गया। और उसने एक्सरे करके दिखा दिया कि नाइट्रोजन का ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कमजोर हो गया। ये जो बंटवारे की राजनीति से कहते हैं कि हमारे यहाँ बांट करके राज करने की आदत है, ये वैज्ञानिक आदत मॉलिक्यूल को लगाओ। ये तो हमारी पॉलिटिकल बात है जो सुनते हो गांव घर में, उसको मॉलिक्यूल को लगाओ कि कोई अगर मॉलिक्यूल मजबूत है उसको कमजोर कैसे कर सकते हैं, तोड़ कैसे सकते हैं, और कोई मॉलिक्यूल अगर कमजोर है, वीक बॉन्डेड है, उसको स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में कैसे कर सकते हैं। यही तो रिसर्च है, यही तो मेथोडोलॉजी है हमारी सोच की। कि हमने पॉइंट को ऑब्जर्व किया, देखा, तो 1966 के बाद हमारे देश में यूरिया का प्रोडक्शन होने लगा, और यूरिया के प्रोडक्शन से हमारे देश में क्या विश्व में लोगों को प्रोडक्शन है। साथ ही साथ पेस्टिसाइड का रिसर्च, जैसे मैंने आपको बताया, क्या कोई बच्चा ये सोचा अपने गांव घर में जाकर के कि हमारा घर चूने से ही क्यों रंगा जाता है? कोई वीआईपी आता है तो चूना क्यों सड़क पे छिड़का जाता है? आम के पेड़ में जो किसान कहता है कि आम के पेड़ को चूने के पानी से लगा दो,
कभी सोचा? ये यही रिसर्च तुमको घर में मिल जाएगा। रिसर्च लोग टॉपिक होते हैं कि सब टॉपिक में कोई मिल रहा है, बता। टॉपिक तो इतने अनेक हैं, बस केवल आपका कंसंट्रेशन चाहिए। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे देश में है कि हमने रिसर्च को रिसर्च नहीं समझा। रिसर्च के बारे में हमने ये नहीं समझा और हमको भूल भुलैया में डाल दिया गया। जैसे एक भूल भुलैया है, आई एम सॉरी टू से, जब मुझसे कहा जाता है कि मेथोडोलॉजी बताइए, तो मैं जानता हूँ मेथोडोलॉजी एक है। वो मेथोडोलॉजी क्या है कि हमारा ज्ञान क्लियर, हमारा आइडिया क्लियर हो, हमारा पर्पज क्लियर हो, और जो हमारे पास साधन है। एक मैं जब नया एम था एक कॉलेज में, तो कहा था यार तो पैसा नहीं मिलता है, कोई ग्रांट नहीं है, इसलिए रिसर्च किए, बच्चों का प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तो ऐसे ही नंबर आप दे दीजिए। अरे मैं यंग माइंड में थोड़ा नाराज हुआ, भाई ये कैसे, क्या आप कह रहे हैं प्रैक्टिकल नहीं हुआ है? तो प्रैक्टिकल नहीं हुआ, कितनी ग्रांट मिलती है? 5,000 साल भर में मिलता है सर। हमने कहा मुझे 500 दीजिए, मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। उन दिनों कॉपर सल्फेट, निकल सल्फेट का ये बहुत कम दाम में एक पैकेट 500 ग्राम, जो एक क्लास जिसमें 100 लड़के हों उसके लिए सफिशिएंट है। हमने कहा इनको डाल करके इनका क्रिस्टल बनवाइए, लोगों से क्रिस्टल बना करके दे दीजिए दूसरे जगह पर, और वो देखिए कि इसका पेट के ऊपर क्या असर है, वो एक्सरे करेगा और आप देखेंगे तो पेट के ऊपर असर क्या है, ये दवा के ऊपर आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। और किसी बायोलॉजिस्ट वाले से मिलकर कोई और एक्सपेरिमेंट करिए। केमिकल में आपका 500 से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, ये एक्सपेरिमेंट करवाइए आप। हमारे देश का रिसर्च स्कॉलर कहता है पोटेशियम परमैंगनेट को करता है लाल दवा। मैं धन्य उस विद्यालय, उस पढ़ाने वाले को और उस पढ़ने वाले दोनों के ऊपर मुझे ये आता है कि शायद आवश्यकता हमारी यह है कि ये बताना, मेथड बताना नहीं उतनी आवश्यक है जितना आपके अंदर ये बात पैदा करना कि मेट्रो रिसर्च के लिए करो। अपने से पूछो कि मैं रिसर्च क्यों करने जा रहा हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या इससे फायदा होगा, मेरा नहीं, तब तुम अच्छे बन सकते हो, अच्छे रिसर्च कर सकते हो। ये बात मैंने आपको बताया। आज मैंने एक प्रश्न उठाया बायोलॉजी वालों के लिए भी है। देखिए हमारे देश में शुरू से बंटवारे की राजनीति चलती है, वैज्ञानिक उसमें पिसा जाता है। वैज्ञानिक को मैंने तो बहुत झेला है और अभी भी झेल रहा हूँ, और आप भी झेलेंगे तभी कुछ आगे बढ़ पाएंगे। ये चिल्लाने से, ये कह देने से कि नहीं हिंदुस्तान में ऐसा वैसा है, सुविधा नहीं है, ये काम नहीं चलेगा, तभी अमेरिका नहीं भागेंगे, हिंदुस्तान में रहकर काम करना है। तो हमको चेतना शक्ति हमारी क्लियर होनी चाहिए। जो हम डिग्री ले रहे हैं, जो हमको ज्ञान की सर्टिफिकेट मिल रही है, उतना हमको डिजर्व करना चाहिए। इन बातों का ध्यान देना चाहिए। अभी मैंने भी बात कर रहा था कि आप हीमोग्लोबिन जानते हैं? हाँ, तो आप हीमोग्लोबिन जानते हैं। मैं नॉर्मल भाषा में बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए नहीं बोल रहा, सभी समझ जाएंगे। जो नॉन केमिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, वो भी समझेंगे। हीमोग्लोबिन आप लोग जानते हैं क्या होता है? हाँ, तो पिगमेंट है, उसका काम क्या है? वो ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड में, और ऑक्सीजन ब्लड में बहुत सॉल्युबल होता है, पानी में कम है, ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। जब ऑक्सीजन ब्लड में घुलती है तब ब्लड बहता है, उसकी विस्कोसिटी ऐसी होती है तब वो फ्लो करने की स्थिति में होता है। इसको कंट्रोल कौन करता है? ग्लोबिन। हीम प्रोटीन है आयरन की, और ग्लोबिन की सीक्वेंसिंग है। ग्लोबिन एक ग्लोबिन कंट्रोल करता है। अब ग्लोबिन है क्या? इसमें तमाम अमीनो एसिड की आपकी किताब लिखा होगा, अगर हीमोग्लोबिन का है पुराने एंगल से जो हीमोग्लोबिन मिलता है उसमें 150 अमीनो एसिड, 153 अमीनो एसिड है। इस तरह से आप पढ़ते हैं, आपके एमएससी कोर्स में भी रख दिया गया है, लेकिन कितना जस्टिफाइड होता है ये मुझे नहीं। अब ग्लोबिन मोइटी है, ग्लोबिन मोइटी अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। नेशन ने बनाया है अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग। और अब हम क्या कर रहे हैं
कि अगर एक अमीनो एसिड को मिस्टर एक्स को उठा के वाई की जगह पर, वाई को एक्स की जगह पर, उदाहरण के तौर पर वायलिन ले लीजिए, वायलिन और ग्लूटामिक एसिड। वायलिन क्या है? हाइड्रोफोबिक है। ग्लूटामिक एसिड क्या है? हाइड्रोफिलिक है। एक हाइड्रोफिलिक को हाइड्रोफोबिक की जगह पर, हाइड्रोफोबिक को हाइड्रोफिलिक की जगह पर रख दीजिए। तो जानते हैं ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है थोड़े थोड़े के बाद। ये 60 में बता रहा हूँ मैं, ब्लड क्लॉटिंग होती है और ब्लड जिस कैपिलरी से फ्लो कर रहा है उसको फ्लो नहीं कर पाता, कैपिलरी कभी कभी बस। इसी को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी विश्व में आए थे, उन्होंने हम लोगों को एक प्रॉब्लम लेके गए कि एक ट्राइबल एरिया है जहाँ पर जन्म से ही सिकल सेल एनीमिया के रोगी होते हैं। अब जेनेटिकली वो हो गया, उनके अंदर आ गया, वहाँ सीक्वेंसिंग बहुत गड़बड़ होती थी। तो हम अगर अपनी सीक्वेंसिंग को गड़बड़ा देंगे सोसाइटी की, अपने स्वयं ज्ञान की सीक्वेंसिंग को गड़बड़ा देंगे कि बिना पढ़े लाओ नंबर ले लें, हम मुस्कुरा दें, फर्स्ट क्लास आएगा, क्या ठीक रहेगा? हम अपने आप को रुका दें। अगर कोई मास्टर साहब नकल भी कराते हैं तो उनको कहिए साहब क्षमा करिए, मैं नकल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ज्ञान लेना है, मुझे अपना ज्ञान बढ़ाना है, मैं ज्ञान के लिए यहाँ आ रहा हूँ। किस्से कहानी बहुत सुनते होंगे, अभी पेपरों में चल रहा है, बिहार कांड आप देख ही रहे हैं और तमाम कांड हैं। यूपी में तो यहाँ तक यहाँ का नेता भी बोल देता है तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नकल दूँ। पहले होता था तुम मुझे अपना ब्लड दो, नेताजी कहते थे, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब कहा जाता तुम मुझे वोट दो, तुम जानू में जाओ, मुझसे लेना देना क्या, मैं 5 साल की राजा बन बैठूंगा, तुम भी मांगोगे। तुमको तो ज्ञान नहीं रहेगा, तुम तो प्रश्न भी नहीं कर सकते, तुम एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम उसका विरोध क्या करोगे? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप लोग सभी ज्ञानवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। रिसर्च के पहले अगर एक प्रण अपने दिमाग में आप ले लें कि मैं रिसर्च में थोड़ी नहीं करूँगा, जो करूँगा, जो देखूंगा वही लिखूंगा, बिना किए बिना देखे मैं नहीं लिखूंगा, और मैं मास्टर साहब के कहने पर नहीं जाऊंगा। अगर जाते हैं तो कभी अगर ये संकल्प ले लेते हैं तो इस वर्ग साहब की सबसे बड़ी सफलता होती है। और सबसे पहले जो मैंने कहानी सुनाया, उस कहानी का मतलब ये था कि अपने के गोल को, अपने के पोटेंशियलिटी को समझो। वो जरूरी है कि हमारे पास 10 कुर्ता पजामा हो, 10 पैंट शर्ट हो, एक है हमारे पास है, किसी कारण से नहीं ज्यादा हो पाया, उसी को हम 2 रोटे पहनेंगे जब तक वो फट नहीं जाएगा, दूसरा रहेगा। लेकिन साफ तो रखेंगे, व्यवस्थित को रखेंगे। आजकल हमारे विज्ञान में केमिस्ट्री में विशेषकर एक चला हुआ है मटेरियल साइंस में, स्मार्ट मॉलिक्यूल, स्मार्ट मॉलिक्यूल, आई एम वर्किंग इन स्मार्ट मॉलिक्यूल। स्मार्टनेस का क्या मतलब होता है बच्चे? केमिस्ट्री के हो या फिजिक्स के बताओ, तुम कैसे स्मार्ट लग रहे हो, कब स्मार्ट लगोगे? जब लूज पजामा पहने रहोगे, बाल झड़ा नहीं रहोगे, नहाओगे नहीं कभी, है अपने को साफ नहीं रखोगे, तो तुम स्मार्ट नहीं बन सकते। स्मार्ट कब बनोगे? देखो एक स्मार्टनेस का फैशन आया कि शर्ट को नीचे करो, पैंट को ऊपर करो, ये फैशन हो गया, ये स्मार्टनेस का लक्षण है। कहीं वो ढीला तो नहीं रहेगा, कहीं ऊपर लिख रहे हैं तो लगेगा नहीं। वही उसी तरह से हमारे केमिस्ट्री में कहा जाता है इन फैशन ऑफ द मॉलिक्यूल, तुमको सजाना सीखो। तुम्हारे पास जो मॉलिक्यूल है अपनी सोच से उस मॉलिक्यूल को ऐसा सजाओ कि वो अच्छा लगे, वो फंक्शनल हो, वो नॉन फंक्शनल हो। 1994 के आसपास मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी में था, एक फ्रेंच वैज्ञानिक आया, उसने लेक्चर की टाइटल उसमें क्या थी कि मॉलिक्यूलर रिबन। मैं सुपरमैन्युअल केमिस्ट्री में काम करता था, लेकिन एकाएक की टाइटल जब मेरे सामने आई और कैंपस बड़ा दूर था, जिस कैंपस में था वहाँ से मेरे कैंपस दूर था, ट्रेन से जाते थे, मैंने कहा मैं इसको सुनूंगा जरूर, मॉलिक्यूलर रिबन क्या चीज होती है। वहाँ मैं गया
तो मुझे हंसी आई कि हमारे पास सोच ही नहीं इतनी क्या। हमने तो रॉड टाइप के मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर रॉड पढ़ा था। क्या मॉलिक्यूलर रॉड होता है? केमिस्ट्री के आदमी है आप जानिए, टर्सैलिक एसिड नाम सुने? कोई केमिस्ट्री का है इसमें? नहीं। टर्सैलिक एसिड एक एरोमेटिक बेंजीन रिंग है, उसके 1,4 पोजीशन में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप। जब उनका हम क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं, किसी सॉल्वेंट में क्रिस्टल बनता है, तो उसमें रॉड ऐसे लगातार 1 डायमेंशनल मॉलिक्यूल बनता है। तो उसने क्या किया था कि सब लोगों ने टर्सैलिक एसिड तो किया रॉड टाइप का, उसने आइसोथैलिक एसिड ले लिया था, मेटा पोजीशन पर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप। रिबन क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, तो उसको फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल बनाना था, लोगों ने रिजिड मॉलिक्यूल बनाया। तो उसने कहा कि आइसोथैलिक एसिड ले लेते हैं, मेटाथैलिक एसिड को लेकर के उसने उसको क्रिस्टल करके एक्सरे करके उसकी असेंबली देखा था। वो असेंबली ऐसे 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 रिबन टाइप की थी। उसने कहा कि रिबन को हम मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म पर मैं चौंका, अरे ये काम तो बहुत आसान था कि आइसोथैलिक एसिड को, और आज मैं बताऊं कि इस पर बूमिंग रिसर्च हो रहे हैं कार्बोक्सिल ग्रुप को। मैंने एक मान साहब से पूछा क्या पढ़ाते हैं आप? सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं। हमने कहा कि आप कार्बोक्सिल ग्रुप पढ़ाते हैं क्या? कार्बोक्सिल ग्रुप कैसे पढ़ाते हैं? लड़के को मालूम है कि नहीं कि COH का क्या मतलब है? दोनों ऑक्सीजन बराबर है क्या? क्या उसकी मॉलिक्यूल की क्या विशेषता है? नेचर ने हमको दिया है। एसिटिक एसिड का नाम तो सुना ही होगा, कार्बनिक एसिड का नाम सुना होगा, टीचर ने बताया होगा शुरू में। उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, एक O और एक OH है, एक OH है दूसरा O। अब देखिए नेचर ने क्या दिया आपको, उसको समझने की कोशिश करिए मास्टर साहब। क्या दिया? एक ऑक्सीजन दिया ऐसा जिसको प्रोटॉन चाहिए, और एक ऑक्सीजन ऐसी है जिसको प्रोटॉन बस देखो ये बेटा कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये OH है, ये R है। जब हम अपने इंटरमीडिएट के विद्यार्थी को, जो कि बड़ा क्यूरियस होता है, बड़ा जानने की इच्छा रखता है, और हम टीचर हैं, हम गए क्लास में, तो कहां से उत्साह आएगा? अब इस मॉलिक्यूल को जरा सा देखिए गौर से। इस मॉलिक्यूल में असेंबली की टेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि ये दूसरा मॉलिक्यूल अगर आया इसके पास, तो ये ऐसे करेगा RCOH, ऐसे बात। इसी को सोच करके जो हमारे यहाँ केमिस्ट्री आई, जिस पर नोबेल लॉरिएट बने डी पेरीलैंड को 1987 का नोबेल पुरस्कार, ये नॉन कोवैलेंट रिएक्शन समझे कि ये मॉलिक्यूल जब कार्बोक्सिल ग्रुप है हमारा COH है, इस COH में एक प्रोटॉन दोनों होता है, तो प्रोटॉन लेना है, इसी से असेंबली होती है। मॉलिक्यूल बढ़ते कैसे हैं? कभी आपने सोचा एक मॉलिक्यूल में केमिस्ट्री में पढ़ता हूँ, वही मॉलिक्यूल में बायोलॉजी में जब जाता हूँ तो अंतर क्या आ जाता है? बायोलॉजी में मॉलिक्यूल असेंबल्ड स्टेट में है, और केमिस्ट्री में डिस्क्रीट मॉलिक्यूल को पढ़ते हो, एक सिंगल मॉलिक्यूल को पढ़ते हो। तो क्या तुमने सोचा ये सिंगल मॉलिक्यूल कैसे असेंबल करता है, कैसे मिल सकता है, कैसे बात करके आगे बढ़ सकता है? इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरिटी। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का जो निर्माण है वो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी पर है। सोसाइटी का भी जो काम है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी पर है। आप किससे दोस्ती करते हैं? तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। माता पिता को क्यों जब तक लाइक करते हैं, जब तक कि तो पैसा कॉम्प्लीमेंट्री है। आप बैंक कब क्यों जाते हैं? बैंक हमको पैसा दे, हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री। इस सारे संसार के हर पार्टिकल का जो एंटी पार्टिकल है वही उसका कॉम्प्लीमेंट्री।
इसलिए नेचर ने कभी कोई चीज अकेले नहीं की, जुग में दिया, जुग। कोई चीज ऐसा बताओ जो जुग में ना हो, कपल ना हो, डबल ना हो, बिना उसके बैलेंस इक्विलिब्रियम रहेगी नहीं। क्या हमारे विद्यार्थी जब बाकी बुक पढ़ते हैं तो उनको ये ज्ञान दिया जाता है कि इस बायोलॉजी को हमको पढ़ा रहे हैं? मेथड कैरेक्टराइजेशन किताब से लिख लो। यहाँ प्रॉब्लम यहाँ आके बढ़ती है कि आपको कल का अध्यापक बनना है, और अगर आप नकल से पढ़ेंगे तो क्या आपका दिमाग काम करेगा? कभी नहीं, क्योंकि आपने हमेशा दूसरे दिमाग से काम किया। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये अवसर है, ऐसा अवसर है कि इसमें पढ़ लो कि विज्ञान की हर विधा, विज्ञान ज्ञान विज्ञान सहितम जब ज्ञान तो अमोक्षस्य अस्वात्, हमारे गीता में कहा गया है। ज्ञान विज्ञान सहितम, अगर ज्ञान वैज्ञानिक नहीं है तो ज्ञान नहीं। अब वैज्ञानिक कब होगा? जो तुमको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन को करके प्रत्यक्षम तुम प्रमाणम, प्रत्यक्ष इसको देखोगे कि गुरु जी ने बताया था इससे इससे रिएक्शन होता है, हम करेंगे, देखेंगे ये रिएक्शन करके, वहीं पर तुमको कोई न कोई कॉन्ट्रडिक्शन नेचर दे देगी जो तुम्हारे रिसर्च का रास्ता बन जाएगा। हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, हम आप सभी कहते हैं पहले ये स्टूडेंट रिपीट करो, जब बच्चा रिपीट करता है और देखते हैं, उससे रिसर्च करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि इससे अब आगे बढ़ो। हमने तुमको एक मॉलिक्यूल दे दिया और कहा कि इससे तुम हमको 10 मॉलिक्यूल बना के दो। यही तो केमिस्ट्री है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल में हमने एक मॉलिक्यूल या 10 मॉलिक्यूल दो, उससे हमको एक हमारा रिसर्च हो गया। अभी इस पर चैलेंजिंग रिसर्च हो रहे हैं, ये देखने में आसान लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल है, इससे तरह तरह की टोपोलॉजी वाले डिवाइसेस बन रहे हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम देखो जो भी तुम्हारे बच्चों में पढ़ाया जाता है, सिस और ट्रांस आइसोमर जानते हो? है? क्या कभी तुमने पूछा कि गुरुजी ये सिस और ट्रांस का फायदा क्या है हमको पढ़ने से? आपने कहा कि ये दोनों ग्रुप ऐसे लगे हैं, सिस हो गया, ऐसे लगे ट्रांस हो गया। अब इसका मतलब क्या हमको समझाइए। और गुरुजी किताब पढ़ेंगे, तुम भी पढ़ोगे, और नहीं कहा ये सिस है, ये ट्रांस है, मान लिया। जानते हो आज मेटेरियल वर्ल्ड में सिस मॉलिक्यूल बनाने की टेंडेंसी बना हो रही है कि मॉलिक्यूलर ऑन मॉलिक्यूलर ऑफ। ये जो ब्रेक है, मॉलिक्यूलर ब्रेक जो केमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर रूप में हम ब्रेक को बनाना चाहते हैं तो हमको सिस लेना पड़ेगा, और ब्रेक ऑन ब्रेक ऑफ करना है, ऑन करना है तो सिस, ऑफ करना है तो ट्रांस। और इस पद्धति को हम लोग लाइट के माध्यम से कर रहे हैं। सिस मॉलिक्यूल है, लाइट दिया, ट्रांस हो गया, ट्रांस हुआ, सिस हुआ। अभी 3-4 पेपर में जाएगा तो लाइट कैसे इस सिस ट्रांस को कन्वर्ट करती है और डिवाइस के रूप में चला जाता है। ऐसे था मॉलिक्यूल, फिर ऐसे था मॉलिक्यूल, फिर ऐसे। तो हमारे मेटेरियल साइंटिस्ट ने, हमारे इंडिया में दोनों सोचते हैं इस चीज को। क्यों? क्योंकि स्कूल टीचिंग बहुत ही पुअर है। मैं यही कहना चाहूंगा, स्कूल टीचिंग बहुत पुअर है, या हमारा सिस्टम पुअर है, सिस्टम भी पुअर है, हम भी पुअर है। जिस देश की केमिस्ट्री, जिस देश का विज्ञान अगर अच्छा है वो देश गरीब होता है क्या? अमेरिका में क्यों जाते हैं रिसर्च करने? अमेरिका क्यों करता है? वहाँ जब तक हम सोचते हैं कि हमारे पास बजट बढ़ाया जाए, अमेरिका 5 साल पहले ही सोच के बजट बढ़ाने को काम करने लगे। हमारी प्रायोरिटी दूसरी हो गई, और ऊपर से भाषण देंगे कि क्वालिटी बढ़ाओ, क्वालिटी। हमने एक जगह दिल्ली में बोल दिया तो कमेटी से संभाल, क्या बोल दिया? हमने कहा कि हंसब टकाई बुलाई गालू एक संग में हो बुलवालू। क्या मतलब? साहब उधर आप तो दूसरा विधान लगा रहे हैं, और इधर आप कह रहे हैं कि ये क्वालिटी बढ़ा दो। क्वालिटी के जितने पैरामीटर है, मैं लाया हूँ स्लाइड, तुम लोगों को कई दिन तक पढ़ा सकता हूँ, उसको भी मैं थोड़ा बताना चाहता, दिखाना चाहता था कि इससे काम नहीं चलेगा। क्वालिटी बढ़ाना है तो हमको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना होगा। नहीं था। इस क्वेश्चन का जो जवाब देगा वो इसका पर होगा, इस क्वेश्चन का जो जवाब नहीं दे पाएगा वो किसी
उसको मौका नहीं मिलेगा। आज हमारे यहाँ फौज है, ये तो जानते हैं तिवारी जी। मैं गया गाँव, तो वहां पर बैलों को बरसात के दिन में एक अड़ूस की पत्ती, उनका क्या बटन का नाम है, अकासिया, हाँ, तो वो पत्ती का रस पीस करके नमक डाल करके बैलों को पिलाया जाता। मैं क्यूरियस माइंड रहा बच्चा, मैं अपने पिताजी से पूछता हूँ ये क्यों पिलाया जाता है? कहे ये बरसात का दिन है ना इसलिए पिलाया जाता है। ना ये जो आपने नहीं किया, फिर जो आदमी यहाँ जो होता ना उससे पूछा, दादा ये क्यों पिलाया जाता है? अरे बरसात में मच्छर लगते हैं और इसके पी लेने से ये थोड़ा ठीक हो जाते हैं। अब वहाँ पर मैं आया, इनके दूल्हे से कहा, यार मैं गाँव गया था और मैंने देखा कि पत्ती तुम्हारे यहाँ बहुत ज्यादा है, तो हमारे यहाँ जाता है तो ये तो रिसर्च किया जाए। पुलिस का रिसर्च नहीं हो रहा था, मैंने कहा इसको रिसर्च कराओ। पत्ती इतना बटोर करके कट करके 1 किलो, उसको मसरेट कराया सॉलिड में डाल के, सोल्यूशन आया, सोल्यूशन को रोटावेटर चुबाया, उड़ाने के बाद कंपाउंड की क्रोमैटोग्राफी हुई। डॉक्टर साहब उसमें 20 कंपाउंड इतने पोटेंशियल एक्टिव थे, उसमें एक कंपाउंड जो सबसे ज्यादा अच्छा था वो है नैप्थोक्विनोन। पेपर हमारा फार्माकोलॉजी में पब्लिश है, नैप्थोक्विनोन मिला। तब हमको उसमें में आया कि हमारी माई कहे बक्सा में टिकिया डाल कपड़ा में, अटैची में, बक्सा में, जाड़े के बक्से में, ये सब डाल दिया। कभी आपने सोचा ये क्या है? चाइना गया 90 में, मैं कहा मैं वेजिटेरियन हूँ, शुद्ध पंडित आदमी, मुझे नहीं खाने को मिलेगा। तो उन्होंने कहा बैम्बू जूस का पी लीजिए। आगे घूम घूम के मैंने इंडिया प्रचार किया, इतना बांस होता है हमारे यहाँ, क्यों नहीं बैम्बू जूस बनाया जाता है? बैम्बू का मतलब हम क्यों नहीं समझते हैं घर छाने के लिए है या काट करके कुछ और बनाने के लिए है। हम उसकी जो पत्ती, जब बैम्बू अपने सहसो अवस्था में होता है तो चाप करिए, चाप करके नसरेट करिए और उसमें मीठा मिला करके फर्स्ट क्लास का जूस है, मैंने पिया है। 7 दिन में रहा, 7 दिन में मस्त था, 2 बजे तक हम क्या पियेंगे? कोका कोला, पेप्सी, 32 रुपए, 30 रुपए। गरीब नहीं होंगे तो क्या होंगे? अगर हम सोचेंगे नहीं कि हमारे परिवेश में ऐसे पेय पदार्थ हैं इनको हम नहीं बनाएंगे, नहीं इंडस्ट्री में आएगी, तो क्या हम पिएंगे? हमारे यहाँ का मैंगो फ्रूटी कितनी मिलती है? 20-25 रुपये, 1 घूम भी नहीं जाती है अंदर। शायद ये थोड़ा सा देते हैं तो उससे आपका संतुष्टि नहीं होती है उस पर। मैं और टूटी, और ये हमारा फोटो का कहाँ पैदा हो रहा है, अफ्रीका में पैदा होता है, वहाँ से आने जाने में पैसा लगेगा ही। क्यों हम कोका पीते हैं? क्यों नहीं लस्सी? जापान वेंडिंग मशीन में रखा है, जापान में लस्सी जो है वेंडिंग मशीन में है, पैसा फेंक के लस्सी लीजिए, पी के चले जाइए। हम कहते हैं कि लस्सी बेइज्जती है क्या? पंडा पीना बेइज्जती है क्या? एक हमारे मित्र हैं CMC, बहुत बड़े लेखक हैं, अधिकारी थे, उन्होंने उनसे हमने पूछा, एक चर्चा चली कि हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है, क्यों गाय की पूजा होती है? ये सब नोट करके बताओ हमको, रिसर्च का मेथोडोलॉजी है कि नहीं है? सब में मेथोडोलॉजी है। उन्होंने कहा गाय की पूजा क्यों होती है? कहें वेद पढ़े हैं आप? नहीं, तो जाइए देखिए उसको। उसमें लिखा गया कि गाय का दूध जो है बड़ा मेडिसिनली इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या है उसके अंदर? वनस्पतियां खा करके गाय दूध देती है। तो वहां पर एक बहुत बड़े रिसर्च की आवश्यकता है कि क्या केमिकल है, कौन सा केमिकल है। तो मैंने आपको बताया सिस्ट्रांस, तो कुछ नहीं मिले तो 200 रुपए में, 250 रुपए में हमको सिस और ट्रांस कंपाउंड मिल जाएगा, उससे लेकर के हम इसको करा सकते हैं। क्यों थीसिस को गंदा करते हैं? क्यों इतना पेपर वेस्ट करते हैं? क्यों इतना मेहनत करते हैं? क्यों नहीं एक छोटे सी प्रॉब्लम को सही करके स्टूडी लेवल में जो अपने पास है उतना व्यवस्था करके, दूसरों से मांग करके, रिसर्च के लिए विदेश से जब मैं आता था, बहुत विदेश की यात्रा किया, बहुत वहाँ, तो वहाँ मैं ग्लास भर के लाता था। कस्टम वाले रोकते थे तो मैं कहता भैया मेरे रिसर्च की सामग्री है,
ये और कुछ नहीं है। मेरे कपड़ा लत्ता मैं नहीं लाया हूँ, देखिए सोना चांदी नहीं लाया हूँ, ये मेरा सोना है, ये मेरा चांदी है। क्योंकि जहाँ पर मैं था जिस कॉलेज में, वहाँ पर कुछ नहीं था, वहाँ मुझे जुटाना जुहाना रोज कुआं फोटो रोज पानी पी, यही रिसर्च। अब यही रिसर्च तुमको प्रौढ़ बना देगा, मैच्योर बना देगा। किसी परिस्थिति में तुम काम कर सकते हो, दुनिया के किसी लेबोरेटरी में जहाँ नहीं गया हूँ, नहीं काम किया और सीखा। तो मेरे मित्रों, रिसर्च की मेथोडोलॉजी मैंने बहुत सी किताब में देखा, मेरे स्टूडेंट ने बताया, ये सब मैं आपके लिए लाया हूँ। लेकिन जो टाइम